हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। हम आपको बताएंगे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी, उससे रिलेटेड कुछ हकीकत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुंबई में अरब सागर के किनारे बने गेटवे ऑफ इंडिया और ठीक उनके सामने 560 कमरों और 40 लग्जरी स्वीट वाले 5 सितारा होटल ताज की है। आज इन्हें देखकर सबसे पहले 26/11 का मुंबई हमला याद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं साल 1946 में अगर सरदार पटेल ने रोका ना होता तो इन दोनों इमारतों का युद्धपोतों की 3 इंच की तोपों से उड़ा दिया होता। चौंकिए मत, मैं आज इन्हीं इमारतों के सामने खड़ा हूँ। मकसद है आपको आज़ादी की एक खूनी जंग का किस्सा सुनाना। ये वो जंग थी जिसके बाद तब के ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने फौरन भारत छोड़ने का फैसला ले लिया और हम तय तारीख 20 जून 1948 से 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गए। बात 18 फरवरी 1946 की है। बम्बई, जो कि अभी मुंबई के नाम से विख्यात है, इसी बंदरगाह पर ब्रिटिश भारतीय नौसेना यानी रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिकों ने घटिया खाने के बहाने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। कई महीनों से इन नौसैनिकों को घटिया खाना दिया जा रहा था। इन्हें नाश्ते में दाल और डबल रोटी दी जाती थी, तो दोपहर में उसी दाल के साथ चावल परोसे जा रहे थे। आखिरकार बंदरगाह के करीब संचार परीक्षण केंद्र HMIS तलवार के नौसैनिकों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने नारे लगा दिए, खाना नहीं तो काम नहीं। उन्होंने अंग्रेज अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। बगावत पर उतारू नौसैनिक ने HMIS तलवार के कमांडर आर्थर फेडरिक किंग की कार के टायर पंचर कर उस पर गांधी का क्वाइट इंडिया और नेताजी का जय हिंद लिख दिया। सुनने में यह बहुत छोटी लग रही है, लेकिन बगावत की चिंगारी तो पहले से भड़क रही थी। घटिया खाने ने इसे लपटों में बदल दिया। दरअसल भारतीय नौसैनिक तो दिल्ली के लाल किले में 5 नवंबर 1945 से आज़ाद हिंद फौज के 3 बड़े अफसरों पर चल रहे मुकदमों से सुलग रहे थे। इन अफसरों में मेजर जनरल शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श ढिल्लों शामिल थे। उन पर ब्रिटिश रानी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप मढ़कर मुकदमे चलाए जा रहे थे। इन्हें रेड फोर्ट ट्रायल्स कहा गया। एक ही दिन में यानी 19 फरवरी तक मुंबई में नौसेना की सभी 11 यूनिट के 12,000 सैनिक इस विद्रोह में शामिल हो गए। 22 फरवरी तक बगावत कुचलने पहुंचे अंग्रेज सैनिक और बागी भारतीय सैनिक एक दूसरे को धमकाते रहे। जमकर गोलीबारी भी हुई। भारतीय नौसैनिकों ने बम्बई बंदरगाह के आसपास 22 पोतों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नौसैनिकों को डराने के लिए बंदरगाह के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर युद्धक विमान को उड़ाना शुरू कर दिया। जवाब में बगावत कर रहे नौसैनिकों ने बम्बई के आसपास को कब्जे में ले लिए गए युद्धपोतों को तोपों का मुंह गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजों को चेताया, अगर हमें नुकसान पहुंचाया तो दोनों इमारतों को उड़ा देंगे। HMIS तलवार तब ब्रिटिश नौसेना का अड्डा था। उन दिनों वहां कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होती थी। आजकल इसे नेवल ट्रांसपोर्ट डिपो कहते हैं, जहां पुराने जहाज़ों का रिपेयरिंग होती है। यह साउथ मुंबई के कुपर एज एरिया में है। नेवी के इतिहास पर कई किताबें लिखने वाले कमांडर श्रीकांत बी केसनूर बताते हैं कि HIMS तलवार में एक रेडियो स्टेशन भी था। विद्रोहियों ने इस रेडियो स्टेशन के जरिए ऐलान कर दिया कि वह हड़ताल पर जा रहे हैं। इस तरह से देश के सभी नेवल कैंप में यह संदेश फौरन फैल गया और देखते ही देखते 20 फरवरी तक 20,000 लोग, 78 युद्धपोत, 33 नौसैनिक स्टेशन इस विद्रोह में जुड़ गए। 19 फरवरी को कराची बंदरगाह पर नौसैनिकों ने तमाम दफ्तरों में
बगावत शुरू हो गई। कराची बंदरगाह के करीब HMIS हिंदुस्तान के नेविकों ने अंग्रेज अफसरों से कनेक्शन तोड़ लिया। 22 फरवरी 1946 को कलकत्ता, जो कि कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध है, कोलकाता में युद्धपोत HMIS हुगली के नाविकों ने अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। साउथ मुंबई की सड़कों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगने लगे। आज़ाद मैदान में भारतीय नौसैनिकों ने मीटिंग्स कर अंग्रेजों के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया। उन दिनों लग रहा था कि हर रास्ता साउथ मुंबई की सड़कों तक जा रहा है। देखते ही देखते मुंबई के इस इलाके की सड़कों पर 2 लाख से ज़्यादा लोग थे। अंग्रेजों ने इस बगावत को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अंग्रेजी फौज और पुलिस ने विद्रोह कुचलने के लिए कोलाबा और साउथ मुंबई की सड़कों पर 19 फरवरी से 24 फरवरी के बीच 400 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। 1500 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। शहर के गिरगांव की वो सड़क जिस पर बागी नौसैनिकों का साथ दे रहे कम से कम 100 मुंबई कर अंग्रेजों की गोली का शिकार बने, आज वहां राशन से लेकर चश्मों की दुकानें हैं, कई चायखाने और एक चर्च भी है। सड़क के दोनों ओर 100 साल से पुरानी बिल्डिंग है। ज्यादातर में ऊपर मकान है और नीचे दुकान। मकानों और दुकानों पर लगे बोर्ड इनकी उम्र की गवाही दे रहे हैं। मेरी टाइम हिस्ट्री सोसाइटी के रिटायर्ड निदेशक और टाइमलेस वेट किताब के लेखक कमांडर डॉक्टर जॉनसन ओडाकल बताते हैं कि इस विद्रोह को मुंबई के मिल मजदूरों का पूरा साथ मिला। यही वजह थी कि मारे गए 400 लोगों में ज़्यादातर मुंबई वाले थे। नौसैनिकों ने 2 फरवरी को ही चिपका दिए थे भारत छोड़ो के पोस्टर। इस बगावत की शुरुआत तो 18 फरवरी 1946 को हुई थी, लेकिन इसकी चिंगारी 2 फरवरी 1946 से भड़कने लगी थी। विद्रोह की अगुवाई करने वालों में शामिल रहे BC दत्त ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने वाले सैनिकों की रिहाई चाहते थे क्योंकि उनका मकसद क्रांतिकारी कार्रवाई था। वे हमारी ही तरह देशभक्त थे। दत्त ने बताया, हमने 2 फरवरी 1946 की सुबह HMIS तलवार तक जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियों पर भारत छोड़ो और जय हिंद जैसे नारे वाले पोस्टर चिपका दिए। इसी दौरान हमें गोंद के साथ पकड़ लिया गया और 8 फरवरी 1940 को कोर्ट मार्शल हो गया। ट्रायल के दौरान कमांडिंग ऑफिसर फ्रेडरिक किंग ने हमारी साथी नौसैनिकों के लिए ब्लैक बास्टर्ड, सन ऑफ विच और कुली जैसे नस्लीय अपशब्द बोले। इसके बाद मैंने MS खान और मदन सिंह के साथ भारतीय नौसैनिकों को भूख हड़ताल के लिए राजी कर लिया। 18 फरवरी की सुबह 1500 नौसैनिकों ने अलग अलग जगह खाना नहीं, कोई काम नहीं के नारे लगा दिए। इसी दौरान मुंबई वायुसेना के पायलट और हवाई अड्डे के कर्मचारी भी नस्लीय भेदभाव के खिलाफ हड़ताल पर चले गए। पायलटों ने भी इस विद्रोह को समर्थन दिया। छुप छुप कर नेहरू और गांधी के भाषण सुनने जाते थे नौसैनिक। बगावत का हिस्सा रहे नौसैनिक बीबी मुतप्पा ने BBC को दिया एक इंटरव्यू में बताया था, हम में से कई नौसैनिक छुपकर मुंबई के अलग अलग इलाकों में जवाहरलाल नेहरू और बाकी नेताओं के भाषण सुनने जाया करते थे। मुझ पर महात्मा गांधी का खासा असर था। इस विद्रोह के दौरान 18 से 20 फरवरी के बीच गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल होटल के करीब रॉयल नेवी के कोस्टल ब्रांच में तैनात नाविकों ने अंग्रेज अफसरों को उनके कमरों और शौचालयों में बंद कर दिया था। कई जहाज़ों पर भी यही हुआ था। अंग्रेजों को डर था कि नौसैनिक ताजमहल होटल पर हमला न कर बैठे। बावर्ची, सफाई कर्मचारी, खाना परोसने वाले और यहाँ तक कि नौसैनिक बैंड के सदस्यों ने भी हथियार लूट लिए थे। 22 फरवरी तक मुंबई की कोस्टल ब्रांच को मराठा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने घेर लिया था। इस दौरान कई घंटों तक बागी नाविकों और उनके बीच फायरिंग चलती रही।
पटेल के कहने पर 1 हफ्ते में बागियों ने किया सरेंडर। बागी बीसी दत्त और MS खान के साथी मदन सिंह के मुताबिक हमने कांग्रेस नेताओं, खास तौर पर सरदार पटेल के अनुरोध के बाद आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया था। हमें आश्वासन दिया गया था कि कोई उत्पीड़न नहीं होगा। हम पहले ही साफ कर चुके थे कि बागी नौसैनिक ब्रिटिश अफसरों के सामने नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय नेताओं के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद ही 23 से 24 फरवरी को बागियों ने समर्थन कर दिया। सालों तक इस बगावत को इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। कमांडर श्रीकांत B.K. बताते हैं कि इंडियन नेवी के इतिहास में पहले इस घटना को विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी कम्युनिटी और बॉम्बे म्यूटिनी भी कहा जाता है, लेकिन अब हम इसे अपराइजिंग यानी आंदोलन कहते हैं। बहुत साल तक इस आंदोलन को डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया था। यही वजह है कि देशवासी इस आंदोलन से वाकिफ नहीं है, लेकिन इंडियन नेवी ने बाकायदा कुछ सालों से इन्हें अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट किया है। बगावत का हिस्सा रहे बीबी मुतप्पा कहते हैं कि नौसैनिकों के विद्रोह को महात्मा गांधी का समर्थन नहीं मिला था। उन्होंने नाविकों को अनुशासन में रहने को कहा। नेहरू ने खुद को नौसेना विद्रोह से अलग कर लिया था। शायद इसी कारण स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारी कोई जगह नहीं है। भारतीय नौसेना ने हमारे योगदान को 50 साल से ज़्यादा समय गुजरने के बाद याद किया और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह देखकर काम चला लिया। दोस्तों, आज हमने देश को आज़ाद दिलाने वाले बहुत सारे लोगों के बारे में हमने जानकारी दिया, जिसमें नौसेना भी शामिल थे। तो मिलते हैं हम अगली इसी तरह समय और परिस्थिति के बारे में बताते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।